सुनने विज्ञापन। सच्ची सही। नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी निकाय चुनाव की बारी शुरू हुई तैयारी। यह प्रदेश में 2027 के निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम को नगर निकाय से जोड़कर देखा। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने अपने बजट में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर खास फोकस किया है। राजनीतिक मायनों में देखा जाए तो ये बजट सिर्फ विकास का खाका नहीं बल्कि आने वाले निकाय चुनावों की रणनीति भी माना जा रहा है। जाहिर है कि 2027 के निकाय चुनावों के नतीजे 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करने वाले होंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस बार के निकाय चुनाव पहले से कितने चुनौतीपूर्ण होंगे और क्या कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर दे पाएगी। आज की बहस इसी पर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दो 2027 के निकाय चुनाव की तैयारी। 2028 में कौन किस पर पड़ेगा भारी। 2027 के नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनावी रणनीति को लेकर अहम बैठक की है और संगठन को अभी से सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में इसको लेकर रणनीति भी बनी। पार्टी का फोकस बूथ मैनेजमेंट, शहरी वोट बैंक और पिछले प्रदर्शन को दोहराने पर है। जाहिर है कि 2022 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 814 में से 417 सीटें जीतकर बढ़त बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 250 सीटें मिली थी। नगर परिषदों और उपचुनाव में भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। ऐसे में 2027 के चुनाव को 2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स 365 डेज संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त रहती है और अपना कार्य को ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ समस्त कार्यकर्ता करते हैं। और नगरोदय से भारत उदय का जो संकल्पना है, जो मूल मंत्र है, जो नगर उदय से भारत का उदय होगा, उसको पालन करते हैं। हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग है और नगरीय निकाय विभाग है, इन सबको मिलाकर के हमारा जो विकास के लिए राशि का प्रावधान इस बजट में भी किया गया है। तो हमारा जो बजट है वह भी नगरोदय से भारत उदय की संकल्पना को पूरित करता है। वही कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि 2022 के नतीजों के बावजूद शहरी क्षेत्रों में महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर असंतोष है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2027 में तस्वीर बदलेगी और निकाय चुनाव से 2028 विधानसभा चुनाव की दिशा तय होगी। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, वो भी सुनिए। अब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर ली है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत किया है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2018 में जिस तरह से हमने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके ग्वालियर की नगर निगम सीट सहित 2 सीटें और जीती थी, ठीक उसी तरह मैं समझता हूं भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतकर हम साबित कर देंगे कि हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ है और विधानसभा के चुनाव के लिए भी हम तैयार हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक निकाय चुनाव के परिणाम अक्सर शहरी जनमत का संकेत देते हैं। अगर बीजेपी अपनी बढ़त दोहराती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में सेंध लगाने में सफल रहती है तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कुल मिलाकर 2027 के निकाय चुनाव सिर्फ शहर सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि 2028 की सत्ता की जंग का ट्रेलर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और तारीखों का ऐलान भले ना हुआ लेकिन तैयारियां तो तेज हो गई, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि हालिया जो बजट है हम उसमें देखें, चाहे अमृत योजना की बात कर लें या तमाम छोटी छोटी जो योजनाएं हैं,
जिसमें नाली की बात हो, सड़क की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात है, जिसके लिए बजट का आवंटन सरकार ने किया है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने अपने स्तर पर भी और संगठन ने अपने स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं चुनाव, क्योंकि 28 के पहले 27 में इलेक्शन होना है। विधानसभा चुनाव के पहले हम इसको कह सकते हैं कि एक लिटमस टेस्ट भी होगा। नहीं, ये कहा जा सकता है कि लिटमस टेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव का कोई आधार बनेगा नगरीय चुनाव। नगरीय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सरकार किसकी है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो 2022 में हुए 22 थे में। इलेक्शन, 22 में हुए थे, और जबलपुर के महापौर फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए बिल्कुल, थे। जगत बहादुर सिंह। हाँ, तो सरकार की एक अलग उपयोगिता होती है, और नगरीय चुनाव में लोग ये देखते हैं कि सरकार किसकी है, और इसी का फायदा लगातार बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और उसके चलते उनको एक बड़ा फायदा मिलता है। क्योंकि अगर सरकार उनकी नहीं है और मान नहीं, लीजिए लेकिन उसी कांग्रेस सरकार के रहते हमने देखा था कि उसके पिछले जो चुनाव थे 17 के, तब 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी के महापौर थे और बाद में 9 में बचे थे। 6 में कांग्रेस के आ गए थे और एक आम आदमी पार्टी। उस समय कैंटीन कमेंसी जो थी कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक कैंटीन कमेंसी थी, और उसका फायदा नगरीय चुनाव में मिला था। जी। कैंटीन कमेंसी अभी भी है, अगर कांग्रेस इसको भुनाएगी तो। जैसे अगर आप केवल नाली सड़क के मुद्दे को लेकर अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो उतनी ही नाराजगी नहीं है। अभी जैसे आप इंदौर का मामला देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो चुनाव इस बार इंदौर का होगा, जहाँ पे दूषित पानी से इतने लोगों की मौत हो गई। जी। वहां पे कांग्रेस क्या करती है, कौन सा मुद्दा उठाती है। हर नगरीय चुनाव में हर शहर की एक अलग समस्या होती है, वहां के अलग मुद्दे होते हैं, वहां की एक अलग वो चुनावी फिजा होती है। उसको कांग्रेस क्या भुना पाएगी? आप बूथ लेवल पे चाहे जितनी भी तैयारी कर लें आप, लेकिन जब तक आपके पास में अच्छे मुद्दे नहीं होंगे। देखिए, करप्शन जबरदस्त है नगरीय चुनाव, नगरीय प्रशासन जहां कहीं भी है मध्य प्रदेश में, जबरदस्त करप्शन है। और नाराजगी किस बात को लेकर है? एक जो बुलडोजर की कार्यवाही होती है और अतिक्रमण के नाम पे जिस तरह से गरीब तबके के लोगों के झोपड़ियों को हटाया जाता है, या जो सड़क पे ठेले खोमचे लगाते हैं, उनकी जो नाराजगी है। अगर कांग्रेस जो है नगरीय चुनाव में सरकार के प्रति जो नाराजगी, अगर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी तो मुझे लगता है उसको कुछ फायदा होगा। अन्यथा कांग्रेस के लिए चुनाव फिर मुश्किल होंगे, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, और नगरीय चुनाव में आपको अकेले केवल जो है एक पार्षद से या महापौर से नहीं लड़ना है, बल्कि आपको पूरी एक सरकार से लड़ना है। उस सरकार से लड़ना है जो संसाधनों से भरपूर है। इस बार की एक चुनाव में एक और चीज हो रही है कि जो अध्यक्ष होता है नगर पंचायत का, नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होगा। अभी तक केवल महापौर चुने जाते थे, तो वो एक नई चीज होने जा रही है, और उसको लेकर देखना ये है कि क्या तैयारी किस दल की है। कांग्रेस की अभी कोई तैयारी नहीं दिख रही। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जा रही है जनता के बीच में, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि सरकार के प्रति कोई नाराजगी वो बना पा रही है या पैदा कर पा रही है। और जब तक आप सरकार के खिलाफ जन आक्रोश नहीं पैदा करते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर नहीं जाते हैं जो जन अपेक्षाओं के साथ में तालमेल बनाते हो, इस तरह का मुद्दा जब तक आप लेके नहीं जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी चुनाव बहुत मुश्किल होता है। ब्रजेश, चुनाव मुश्किल है, लेकिन एक लिटमस टेस्ट हम कहते हैं यहाँ बड़ा एक टेस्ट डॉक्टर मोहन यादव, और दूसरी तरफ से हम बात करें तो जीतू पटवारी का भी है। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ था 23 का, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। अगला जो लोकसभा का चुनाव था, भले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सारी की सारी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन बड़ा क्रेडिट हमने देखा है कि वो अमित शाह और मोदी की टीम को गया। अब ये ऐसा चुनाव पूरे प्रदेश व्यापी चुनाव है विधानसभा की तरह, तो एक उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता, 2 साल में उनके सरकार के कामकाज पर मोहर रहेगी, 3 साल के। और जीतू पटवारी, चूंकि हारी हुई विरासत उनको मिली थी, कमलनाथ के अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हारे, बाद में उनके नेतृत्व में हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन उनको तैयारियों का समय नहीं मिला था, और उपचुनाव में हमने देखा कि श्योपुर में मंत्री को हार का सामना करना पड़ा। तो एक चुनौती उनके सामने भी होगी। देखिए मनोज जी, चुनौती दोनों दलों के सामने, लेकिन मैं यहाँ एक बात से शुक्ला जी की सहमत हूँ कि नगरीय निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल रहता है उसका प्रभाव दिखता है, बिल्कुल। लेकिन इसका असर हम देख रहे हैं कि 22 में जो चुनाव हुए थे 23 में दिखा, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे मनोज जी, उसमें गैप लंबा होता था। बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि जब चुनाव होगा 27 में और उसके तुरंत बाद हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे, तो समय ज़्यादा नहीं रहता है 28 में, तो एक माहौल बनता है। जब आप नगरीय निकाय चुनाव में आप मैदान में पहुंचेगी सरकार,
निश्चित तौर पर वो मतदाताओं के पास पहुंचेगी, मतदाताओं से संपर्क में रहेगी और इसके बाद तुरंत उसको संपर्क में जाना होगा। तो आप देखिए कि उसका फर्क पड़ता है। वो जो टेम्परामेंट रहता है वो बरकरार रहता है। बिल्कुल, वो इसलिए बरकरार रहता है क्योंकि बीजेपी संगठन उसका मजबूत है, वो मैदान से हटता नहीं है। इसका असर हमने देखा था। आप देखिए पिछली बार 3 सीटें, आप चाहे छिंदवाड़ा की बात कर लें, चाहे हम जबलपुर की बात कर लें या ग्वालियर की बात कर लें, कांग्रेस ने जीती थी। सतना भी, हाँ। और हमने देखा है कि एक सिंगरौली चली गई थी आम आदमी पार्टी के पास, रीना अग्रवाल जी। तो आप देखिए इसके बाद चुनाव हुए तो बीजेपी जो कमियां थी उसको किस तरह से फायदे में ले सकती है कि हम कहाँ कमजोर हैं। हर बार उसको एक पता चल जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसको मालूम हो जाता है कि इस बार में हमें ये वोट। हालांकि जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं व्यक्तिगत ज़्यादा होते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा मजबूत होता है क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसके आधार पर, पार्टी के आधार पर कम, व्यक्ति के आधार पर वोट ज़्यादा मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि परिषद बन जाती है कांग्रेस की, महापौर बन जाता है बीजेपी का, या बीजेपी का परिषद बन जाती है और महापौर कांग्रेस अभी का हम बन देख जाता रहे हैं है। ना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के महापौर है लगभग परिषदें सब परिषद बीजेपी उनकी की है। है। तो ये परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन असर होगा उसका निश्चित तौर पर, क्योंकि तुरंत बाद चुनाव होंगे। रही बात अब जिसका संगठन मजबूत होगा वो बाजी मार ले जाएगा, जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएगा। एक टेस्ट तो हो ही जाता है कि आप चाहे भाई उपचुनाव से हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई माहौल है कि नहीं है अभी। हालांकि सरकार का प्रभाव रहता है तमाम जगह पे, लेकिन उसका एक कार्यकर्ताओं में जोश आता है। यदि आप देखिए कि एक विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो वो कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट करती है कि देखिए साहब बदलाव आने वाला है, तो उसके कार्यकर्ता चार्ज होता है। यदि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस लूज करती है तो उसके कार्यकर्ता का मनोबल डाउन होगा निश्चित तौर पर, और उसका असर कहाँ पड़ेगा? विधानसभा चुनाव पर। यदि बीजेपी लूज करती है तो उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों के संगठन की क्षमता और ताकत से पता चलेगा कि कौन उस जो खाली स्थान है या जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके वो कर सकता है। पिछले निकाय के चुनाव में हमने देखा है कि जब वोटिंग परसेंटेज एकदम डाउन हुआ तो आप देखिए कि बीजेपी के जो प्रदेश मुख्यालय वहां से सब जगह एक्टिव हो गए, कार्यकर्ताओं को वो कर दिया। तो आप देखिए कि एक पहर के बाद दूसरे दौर में आप देखिए कि मतदान प्रतिशत बढ़ा था। तो ये कार्यकर्ताओं के ऊपर है, वो कर सकती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस नहीं कर सकती है। तो यदि बीजेपी का कार्यकर्ता अभी से तैयार होगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब बीजेपी में यदि ये कहें कि साहब सरकार मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है। बीजेपी का अपना एक कैडर बेस पार्टी है और निकाय चुनाव में उसका असर करता है क्योंकि मैदानी कार्यकर्ता खड़ा होता है जो दूसरों को जिताता है, चाहे वो विधायक को जिताता हो, चाहे लोकसभा सांसद को जिताता हो, तमाम चुनाव में वो काम करता है। लेकिन एक फेस वैल्यू भी तो काम करेगी ना। फेस वैल्यू काम करती है ना मनोज जी, लेकिन उतना असरकारक नहीं होता। यदि आप देखिए कि शुक्ला जी कह रहे थे इंदौर में देखना पड़ेगा भागीरथपुरा के बाद, तो आप देखिए इंदौर का कल्चर कैसा है, इंदौर के जो मतदाताओं का रुझान क्या है। आप देखिए मतदाता आज चुनाव हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर में महापौर बदल जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र में हुआ, उसी क्षेत्र में चुनाव करा के देख लीजिए आप। तो एक सब वोटर जो है ना अपनी मानसिकता बनाकर चलता है, बहुत कम अंतर होता है वो जिसकी वजह से ऐसा हो जाए, क्योंकि इंदौर में वैसी परिस्थितियां भी है नहीं। यदि एक भागीरथपुरा में हो गई, आप देखिए मंदसौर में गोलीकांड हुआ था मनोज जी, कांग्रेस ने पूरा मुद्दा बनाया था, पूरे प्रदेश में मंदसौर को लेकर पूरे आंदोलन किया था। 10 दिन के कर्ज माफी का ऐलान कहाँ हुआ था? बिल्कुल मंदसौर में हुआ था। तो मंदसौर के आसपास देख लीजिए विधानसभा चुनाव हुए तो अकेले सुहासरा सीट जीती थी हरदीप सिंह डंग ने मुश्किल से 1000 वोट से। हाँ, तो बाकी सातों जीते कांग्रेस हार गई थी। तो मतदाता बाकी में बहुत समझदार है, वो नगरीय निकाय चुनाव में ये देखता है कि पार्टी को भी देखता है लेकिन व्यक्तिगत आधार पर भी वो मतदान करता है। तो ये एक तरह का जो कह रहे हैं ना आप लिटमस टेस्ट हो ही जाएगा, तो निश्चित तौर पर होता है, उससे जोश भी बढ़ता है और कमजोर भी होता है, उसको भुनाया भी जाता है कि अभी हमारा माहौल है और उस माहौल को बनाया जाता है और एक तरफ निराशा भरने की कोशिश की जाती है। तो नैरेटिव सेट करने का काम तो करता ही नगरीय निकाय चुनाव। लेकिन शुक्ला जी एक और चीज हमने देखा, पिछली बार देखा था कि भले परिषद बीजेपी की बनी थी लेकिन महापौर आ रहे थे, तो माना जा रहा था कि कार्यकर्ता ने प्रदेश नेतृत्व को आईना दिखाया कि आप ये नहीं चलेगा कि आपकी मर्जी हो, जिसको आपने टिकट दे दिया और हम उसको जिताते फिरेंगे या हम उसको कंधे बिठाए फिरेंगे। तो उसने जिसको हराना था उसको हरा दिया और जहां पार्षदों को जिताना था कि क्योंकि वो पार्षद उनके बीच का कार्यकर्ता था उसको जिता दिया। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये कि जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि अध्यक्षों का डायरेक्ट चुनाव होना है, तो एक व्यक्तिगत चेहरे वे फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर तो पार्टी पिछले चुनाव से सबक ले ले और ऐसे चेहरों को आगे लाए जो जनता के बीच जिनकी स्वीकार्यता हो और कार्यकर्ताओं के बीच जिसकी लोकप्रियता हो, अन्यथा फिर नतीजा हम वैसे ही देख सकते हैं जो पिछले चुनाव में हमने देखा है ग्वालियर में। और अगर ये भी रहा तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर नेतृत्व पर सवाल उठने लग जाए अगर हार होती है कि आपने गलत चेहरों का चयन किया है। नहीं देखिए, ये चर्चा तो हुई ग्वालियर का भी, जैसे जिक्र आप भी कर रहे थे और
हमारे साथी पत्रकार साथी भी कर रहे थे। ग्वालियर में जो सुमन शर्मा थी, उनको उनका सुमन जिस तरह से सिकरवार, हाँ सुमन शर्मा जी, नहीं, सुमन शर्मा शोभा सिकरवार बीजेपी, कांग्रेस से सुमन लड़ी थी शर्मा जी, माफ जो है कीजिएगा आंतरिक जी। बीजेपी की आंतरिक कलह का नतीजा था कि सुमन शर्मा हार गई बीजेपी से वहां पर। फिर रानी अग्रवाल बीजेपी से रही, एक समय बगावत की थी हाँ, बाद में, और फिर तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और देखिए, नगरीय चुनाव में व्यक्ति का बहुत महत्व होता है। मैं आपको अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट का हालत मैं आपको सतना विधानसभा क्षेत्र में बताता हूँ जी कि महापौर बीजेपी का बनता है 1 साल पहले ही। 22 में जो है महापौर ये योगेश ताम्रकार चुने जाते हैं, अच्छे मतों से जीतते हैं और बिल्कुल सिद्धार्थ कुशवाहा को हराते हैं। और विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा बीजेपी के सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाती है बीजेपी सतना से विधानसभा का, वो चुनाव हार जाते हार हैं। जाते हैं। तो मुझे लगता है कि केवल इस आधार पे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। लिटमस टेस्ट क्या है, जो चुनाव हो रहे हैं वो किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। सब खैराती योजनाओं पे निर्भरता है हर चुनाव की। लाडली बहना योजना का लाभ आपको विधानसभा में भी मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा और नगरीय चुनाव में भी मिलेगा। तो इसी तरह से आपको प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिलेगा, मुफ्त राशन जो आप बांट रहे हैं उसका भी आपको फायदा मिलेगा। आप अपने कामों के नाम पर वोट मांगेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में इतना जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही शुक्ला जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन ब्रजेश जी, एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है ना कि भले लिटमस टेस्ट ना हो जो शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन कई बार एक उसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि जो नाराज़गी होती है, क्षेत्र के विधायक हो सांसद हो, तो वो कई बार पार्षदों पर उसका ठीकरा फूट जाता है। क्योंकि आम आदमी की छोटी समस्या रहती है कि उसके यहाँ घर के सामने की सड़क नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, स्ट्रीट लाइट महीनों से ख़राब है, कचरा नहीं उठ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो वो जो गुस्सा विधायक पे या सांसद पे उतरना होता है, उसका नजला जो है पार्षद पे गिर जाता है। तो एक बार उसका गुस्सा खत्म हो गया कि ठीक है अब हमने अपना बदला ले लिया है, तो अगली बार के लिए एक सेफ साइड हो जाते हैं विधायक को, और उनको भी एक खतरे की घंटी बज जाती है इलाके में कि अगर मेरे क्षेत्र में 10 में से 5 पार्षद मेरी पार्टी के हार रहे हैं और जनता की नाराज़गी है, तो एक उसको समय मिल जाता है कि एक वक्त, साल का लगभग उसका वक्त रहेगा कि उन चीज़ों को सुधार ले वो। निश्चित तौर पर ऐसी रणनीति भी हमने देखी है, चाहे बाबूलाल गौर की हो चाहे तमाम नेताओं की हो। हमने देखा है कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा जीत जाते थे और उनके पार्षद हार जाते थे, लेकिन जब विधायक की बारी ऐसे लोगों को देते थे कि जो हार हाँ, जाएं, तो आप देखिए वो गुस्सा वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे या डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ये तमाम तरह का होता है कि जो आप विधायक सीधे सबके टच में नहीं है ना, वो किसके टच में, वो कार्यकर्ताओं के टच में। सांसद तमाम लोगों के टच में नहीं होता। सांसद का चुनाव और आसान होता है विधायक से, विधायक का चुनाव उससे ज़्यादा कठिन होता है सांसद से। और सबसे कठिन किसका चुनाव होता है? पार्षद का चुनाव होता है मनोज जी, चाहे सरपंच का हो चाहे पार्षद का हो। निकाय के चुनाव सबसे कठिन होता है। एक एक व्यक्ति को आपको साधना पड़ता है, एक एक व्यक्ति को आपको मनाना पड़ता है। यदि वो कहीं बाहर गया तो उसका खर्चा उठाना पड़ता है, लाना पड़ता है, घर घर आपको हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं। विधायक भी जाता है, हमने देखा कई बार मनाने के लिए, लेकिन सांसद को आपने नहीं देखा होगा, वो एक प्रदर्शन करते हुए या प्रचार करते हुए निकल जाता है। तो सबसे कठिन चुनाव होता है। क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो जा भी नहीं सकता है ना। और पार्षद के अपने व्यक्तिगत होते हैं कि भैया किसी के वो दुख में गया, सुख में गया, नहीं गया, किसी से उसकी व्यक्तिगत अदावत है, किसी से उसके परिवार की है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे उसको सामना करना पड़ता है और उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ता है। तो पार्षद के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक होता है। उससे ज़्यादा पार्षद की नाराज़गी का कई बार हमने देखा है, जब सुनील सूद का चुनाव होता है भोपाल में मनोज जी, तो आप देखिए कि सूद साहब जीत जाते हैं और परिषद किसकी बन जाती है? बिल्कुल बीजेपी तो आप देखिए कि लोगों में नाराजगी किस कदर रहती है। तो नाराजगी का खामियाजा तो पार्षद को भुगतना पड़ता है और महापौर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं क्योंकि लोकलाइज होता है, वो ज़्यादा लोकल हो जाता है और विधानसभा का आशा। तो ये जो आपने कहा है कि विधायकों से यदि नाराजगी है तो वो ठीकरा पार्षद में फोड़ के संतुष्ट हो जाता है कि अच्छा ये पार्षद जो है या ये फला नेता है, ये विधायक का बहुत मुंह लगा था, इसने हमारा काम नहीं करा। नाराजगी कहाँ खत्म हो गई विधायक से? विधायक जी का तो सीधा नाराजगी है नहीं ना, वो किसी के घर पे जाकर किसी से नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, या हर व्यक्ति उनके पास नहीं गया कि भैया मेरा काम नहीं हुआ। वो किससे कहता है? जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां जो सक्रिय, चाहे वार्ड वाला हो चाहे वो पार्षद हो, उससे कहता है। जब वो उसको निपटा देता है तो वो खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैंने अपना बदला ले लिया है, ये काम नहीं करता था, और उसका फायदा कई बार हमने देखा है कि विधायक को मिल जाता है। तो ये रणनीति का हिस्सा भी होता है, उसका हमने सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होते हुए भी देखा, जो मैंने उदाहरण दिया, चाहे गौर साहब का हो चाहे अन्य नेताओं का हो, कि वो इस तरह की रणनीति अपनाते थे कि जिससे नाराजगी जो एंटी इनकन्वेंसी है वो वहां जाके खत्म हो जाए और उनको फायदा मिल जाए। तो इस तरह के हमको परिणाम देखने को मिलते हैं। जी शुक्ला जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव में जो मुद्दों की बात हो रही है, तो खैराती योजनाएं जो है उसी पे ये पूरा चुनाव निर्भर करेगा। आप देखिएगा
लेकिन लाडली लेकिन बहना शुक्ला जी, उसमें थोड़ा संशोधन मैं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ी योजना अगर मोदी ने दी, लेकिन तीसरा चुनाव आते आते वो 303 से 240 पे जाते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल सबसे बड़ा उदाहरण है। 1 साल हो गया आज रेखा गुप्ता सरकार को, कि एक योजना का लाभ आप एक ही चुनाव में ले सकते हो और 2 का 2 में, लेकिन तीसरे चुनाव के लिए आपको फिर नई योजना लाना पड़ेगी, क्योंकि जितनी फ्री की योजना हमने देखा केजरीवाल ने दी है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि फिर भी वो चुनाव हार गए, वो खुद अपना चुनाव हार गए। तो ये गारंटी नहीं है कि लाडली बहना आपको भी नगरीय निकाय में भी सफलता दिला देगी। आप तय मानिए, जो बात मैं कह रहा हूं ना, यही योजनाएं हैं जो पूरे देश में चल रही हैं। अगर लाडली बहना योजना आपको विधानसभा में फायदा देती है तो आपको लोकसभा में भी नहीं, देती मुझे है। लग रहा है कि उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, या तो हो सकता है राशि बढ़ा दे सरकार जब तक, क्योंकि अभी हमने देखा 1250 से 1500 हो गए। नहीं, वो ठीक है, वो जो भी करेंगे। अब तो जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं ना, वो मुद्दों पे कहाँ हो रहे हैं चुनाव। मैं आपसे अभी कह तो रहा हूँ, क्या किसी पार्षद में, किसी महापौर में या भारतीय जनता पार्टी में इतना साहस है कि वो जनता के बीच में जाए और कहे कि क्योंकि हमने दूषित पानी पिलाया है इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए। लेकिन शुक्ला जी, उसमें यह भी है ना कि जनता बाकी असल मुद्दों पे वोट भी नहीं डालती है। यदि वो असल मुद्दों पे वोट डालने लगे तो नेता मजबूर हो जाएंगे। तो इसमें हम ये कहें कि नेता ही सिर्फ सरकारें ही दोष हैं, क्योंकि ये सामूहिक फ्रीबीज की योजना तो अभी आई। भारतीय शुक्ला जी, लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये है हाँ, कि यहाँ का क्योंकि जो शुक्ला जी, मतदाता है जागरूक नहीं क्योंकि है। ये सामूहिक फ्रीबीज योजनाएं तो अभी आई हैं कुछ सालों से, लेकिन उसके नहीं, पहले नहीं, ये आपने, ऐसी हमने और आपने आप हमसे बताओ, वहीं बेहतर समझा होगा, देखा होगा बहुत अच्छा हो कि गया, चुनाव बहुत के अच्छा हो 24 घंटे पहले कि जो टारगेटेड बस्तियां होती हैं कि वहां पे साड़ी है, कंबल है, शराब है, नगद राशि है, इसका वितरण दशकों से हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। पहले भी वोट खरीदे जाते थे, अब भी वोट खरीदे जाते हैं। पहले जो प्रत्याशी होता था, पार्टी होती थी, वो वोट खरीदती थी, और अब सीधे अब जो है रूलिंग पार्टियां वोट खरीद रही हैं। अब यही ये है बात कि तो पहले इंडिविजुअल आदमी को फायदा होता था, अब सामूहिक फायदा दिया जा रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बात को, अब तो इसको कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन कर दे तो और अच्छा रहे ना, बिल्कुल करना क्योंकि वो चाहिए। मौखिक लेकिन टिप्पणी करना, नहीं, और उनके ये पास तो संस्थाएं पावर है। कौन फिर बना रहा है? सरकार, अगर सरकार को लगता है केंद्र सरकार को, तो फिर वो लाए संसद में, उसको बदल दे फैसले को। नहीं, सवाल ये जैसे नहीं हमने होता साहबानों का कि- फैसला देखा, हमने एट्रोसिटी एक्ट में देखा है, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला तो कर दे कम से कम। मुझे एक सेकंड दे दीजिए बात जी करने बिल्कुल। के लिए। देखिए, इन संस्थाओं में जो नियुक्तियां हो रही है वो कौन कर रहा है? ये निरापद रह गई है क्या? ये निष्पक्ष रह गई है क्या? नहीं, वो तटस्थ है क्या कॉलेजियन संस्था? सिस्टम को अंकल जज सिस्टम कहा जाने लगा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं। नहीं, अब ठीक कह रहे हैं, यही है, यही स्थिति है। और फिर जब जजेज वहां से निकल के राज्यसभा जाएंगे और सांसद बन के लोकसभा में बैठेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि उनके फैसले जो है राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे क्या? अभी बिहार में बढ़ रहा था तो आपत्ति नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को, और नहीं, अभी तो तमिलनाडु आसाम में बढ़ी भी खबरें आ गई है ना कि 5 महीने का पैसा इकट्ठा मिलेगा और बीयू के लिए 3000 की राशि, जो आसाम का बस सबसे यही बड़ा बात है, उत्सव है। कहीं मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं है। कार्यकर्ता केवल इतना बताने जाता है कि देखो तुमको लाडली बहना योजना का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी ये योजना बंद कर देगी। बस इतना काफी होता है, और इसी आधार पर वोट मिल जाते हैं। तो लालच भी दिया जाता है, डराया भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा घर गिरा देंगे। वो डर ये भी तो कहा लालच जाता से जुड़ा है ना, संकट ये नहीं, है। घर गिरा देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक उस डर से नहीं निकलेगी पब्लिक, तब तक मुझे लगता है ऐसे ही हम जनप्रतिनिधि चुनते रहेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत जब तक धन्यवाद शुक्ला जी राइट आपका। नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव की बारी शुरू हुई तैयारी है, कौन इसमें बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है चेहरों का चयन, और चेहरों का चयन पर बहुत कुछ दारमुदार टिका होगा, क्योंकि बहुत लोकल स्तर तक ये चुनाव होते हैं। अब इसको बीजेपी और कांग्रेस क्या है, कैसे इसको हैंडल करते हैं, और इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।